हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमके रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस पर्यावरण अध्ययन क्लास 6। इससे पहले हम लोग क्लास 5 कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आपकी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास। आज हमारे टॉपिक की जो शुरुआत होगी वो ध्रुवीय प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। पोलर रीजन, ध्रुवीय प्रदेश किसे कहा जाता है? ये हमारा होता है ग्लोब होता है। ग्लोब 90 डिग्री जो ध्रुव होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल नीचे की ओर विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर, ठीक है, ध्रुवों के हो जाते हैं। ये ध्रुव होते हैं, ये वाले ध्रुव यहाँ पे, ये पॉइंट, ठीक है, ये ध्रुव कहलाते हैं 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बहुत मौसम चेंज होता है, बहुत बर्फ़ गिरती है ध्रुवों की ओर, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा होता है। ध्रुवीय प्रदेश जो होता है अत्यधिक ठंडा होता है। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। जो वनस्पति होती है प्राकृतिक, बहुत सीमित मात्रा में मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर, ये जानवर आप देख रहे हैं ध्रुवीय भालू, इनके शरीर का जो होता है, शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जिससे यहाँ के वातावरण को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू और बर्फीली लोमड़ी। नेक्स्ट टॉपिक, मृदा, सॉइल। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जो स्थल के रूप हैं वो मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा का निर्माण चट्टान पे प्राप्त खनिज, जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यानी कि मृदा का उपजाऊ होने के लिए खनिज और जैव पदार्थ होने चाहिए, ठीक है। मृदा संरक्षण की विधियां अब हम लोग डिस्कस करेंगे। मृदा को संरक्षण करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, ठीक है। जो भूमि होती है पौधों के बीच में, उसे प्रवाल से ढक दिया जाता है। इससे मृदा की आर्द्रता उर्की होती है, ठीक है। इससे मृदा की आर्द्रता उर्की रहती है। आर्द्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? आर्द्रता मापने की इकाई को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आर्द्रता मापने की इकाई को हाइग्रोमीटर कहा जाता है, राइट। वेदिका फार्म क्या होता है? वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। वेदिका जो होता है ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, ठीक है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। समोच्च रेखीय जुताई मृदा संरक्षण के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि मृदा आवरण से बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाड़ियां बनाई जाती हैं, ठीक है। चट्टान जो होता है यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि जल की जो स्पीड होती है उसको कम करने के लिए चट्टान बांध या डैम बनाए जाते हैं, जल को एकत्रित किया जाता है।
यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। राइट। नेक्स्ट, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। परंपरागत स्रोत कौन से हैं? जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जैसे ईंधन और जीवाश्म ईंधन। परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, ईंधन और जीवाश्म ईंधन जो होता है परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ईंधन। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है, ये सबको पता होगा। ईंधन का जो प्रयोग होता है पकाने और हीट प्राप्त करने के लिए होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। राइट। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल ईंधन किसे कहते हैं? फॉसिल फ्यूल, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसीलिए ये शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। यानी कि जो इनका उपयोग है बहुत तेजी से हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है उसी के अनुसार। कोयला, फर्स्ट पॉइंट इसका है कोयला। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, थर्मल पावर्स। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्धूप के रूप में जाना जाता है, वरीड सनशाइन। कोयला को अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। ये कोयला उत्पादक में सबसे आगे है। संयुक्त राज्य कोयला उत्पादक में सबसे आगे है चाइना, फिर अमेरिका, फिर जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं रानीगंज, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में। ठीक है, कहाँ? झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोल और तेल दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है। पेट्रोलियम कैसा है? गाढ़ा और काला द्रव है, यहाँ से पॉइंट बनेगा। काले द्रव एवं गाढ़े से होती है, जिससे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में से किया जाता है। इसके उपरांत परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम पहले क्या होता है? ये गाढ़ा और काले द्रव होता है। ठीक है, फिर इसको शोधित किया जाता है। फिर यहाँ इससे ही पेट्रोलियम से ही फिर इसको शोधित करने के बाद डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं। काला सोना किसे कहता है? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम अधिक होता है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई। असम में डिगबोई और मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है। राइट। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। राइट। CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। ठीक है, एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। CNG जो होती है
पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में ये कम प्रदूषण करती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जल विद्युत हाइड्रो पावर, बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। ठीक है, जल विद्युत कैसे बनती है? बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल जो होता है ऊंचाई से गिराने के लिए इकट्ठा किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। ठीक है, घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं, यह जल विद्युत कहलाती है। ठीक है, पानी पहले क्या होता है, पानी ऊंचाई से गिरता है, यहाँ पे टरबाइन लगा होता है, पानी को घुमाता है, फिर लाइट बनती है, विद्युत बनती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजना हैं। राइट। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है। राइट। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों, जो पैनल लगे होते छतों पे, से तापमान व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। राइट। सौर ऊर्जा उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। पवन ऊर्जा जो वायु से बनती है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है, यानी कि बहुत समय, चिरकाल का मतलब है बहुत समय पहले से, पुराने समय से ही चला रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं। जो हवा तेज चलती है तो पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवा चलती हैं वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उल्लेखनीय है। परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु ऊर्जा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? यूरेनियम और थोरियम के द्वारा। आपको इतना याद रखना है, यूरेनियम और थोरियम के द्वारा। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों, नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों, नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल में, थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक। इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। यानी कि भू का मतलब भूमि से प्राप्त होने वाली तापीय ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है।
भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। पूगा घाटी, लद्दाख, मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट, ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। ज्वारी ऊर्जा किसे कहते हैं? ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संक्रामक मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। ये देखिए टरबाइन बने हैं, टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। बायोगैस और डिस्कस कर लेते हैं, कल एग्रीकल्चर कंप्लीट करेंगे। बायोगैस एक पॉइंट और डिस्कस कर लेंगे। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। राइट, बायोगैस किसे कहते हैं? जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष, जानवर मर जाते हैं उनके अवशेष बचते हैं, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इन्हें बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस यंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। अपनी तारीख को बेहतर करते रहिए।